बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस। कुछ बातें बता दूं ऑडिट के रिलेटेड, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं पहले उसको क्लियर करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं। ऑडिट का पेपर कितने लोगों को लगता है या सुना है कि थ्योरी है? मतलब यार ऑनेस्ट ही बात है, मतलब इसमें क्या छुपाने वाली कोई बात है नहीं कि झूठ बोलो मुझसे। आपको लगता है कि थ्योरी है, पर मेरी नज़र से इसको अगर देखो वैसे समझने की बात है, दिस इज नॉट थ्योरी। देखो तुम यूँ समझो इसको कि एक किताब लिख दी गई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो आपको ये बताते हैं कि ऑडिट करना कैसे है। बात समझे, इंटरनेशनल जब अच्छा अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हो? IFRS के हिसाब से ना, तो ऐसे तो वो भी थ्योरी भाई, कहने को तो थ्योरी वो भी है, तो उसको भी समझ के, उसको भी जानी समझ के हम टेक्निकली अप्लाई करते हैं ना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में कि भाई डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, IAS 40 में जाएगा, IAS 16 में जाएगा, ये सारी चीज़ें। सेम इज द केस विद ऑडिट। अगर ऑडिट को तमीज़ से पढ़ा जाए, मैंने मतलब अगर मैं 3 साल पीछे चला जाऊँ जब से पढ़ाना शुरू किया मैंने, और प्रैक्टिस में तो मैं कह रहा 8 साल से हूँ। मैं अगर ये बात कहूँ कि यार शुरू से लेके आखिर तक अगर बच्चा इसको बुक के हिसाब से नहीं, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से लेके चले ना, पहले वो समझे कि ऑडिट होता क्या है, पहली चीज़। दूसरा वो ये समझे कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है, ऑडिट का पहला स्टेज, पहला स्टेप क्या है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी एक ऐसा फ्लेयर दिया जाए, एक ऐसा फ्लेयर दिया जाए जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा ऑडिट करते हुए रहता है। अब जाहिर सी बात है आप उस चीज़ से फैमिलियर नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कभी ऑडिट नहीं किया। तो मैं मेक श्योर ये करूँगा, मैं स्ट्रेटजी पहले दिन पे बताता हूँ। हम जो भी लिखेंगे वो बुक के ऊपर लिखेंगे। अभी ऑब्वियसली आपके पास बुक नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं आपको पहली स्लाइड क्लास खत्म होते ही शेयर करूँगा। हमें टाइम सेव करना है, मैंने पूरा ये फिजिकल लाइव पढ़ाना है, मार्क माई वर्ड्स, रिकॉर्ड कर लो इसको। एक बात है, FAR 2 और FAR 1 अगर पास करना है, जिसने FAR 2 दिया है वो इस बात को बखूबी बताएगा कि अगर क्लासेस आपने लाइव या फिजिकल ले ली ना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द पेपर। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्लैरिटी से बता रहा हूँ। सिर्फ आपने करना ये है, टाइमली क्लासेस लेनी है, ड्राफ्टिंग चेक करानी है मुझसे, और ड्राफ्टिंग में वही कह रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल चीज़ है जो तुम लिखोगे। फर्क सिर्फ इतना आता है कि तुम लिखने में, क्योंकि जो हमारी अंग्रेजी है ना वो सही नहीं होती, यानी हम लिखते तो हैं पर उसके मायने जब लिखते तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको मैंने कंट्रोल करना। मैं एक और बात बता दूं, बहुत बेहतरीन बात है, तुम्हारे लिए बहुत लाजमी है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी करेक्ट नहीं करूँगा, मैं आपके जो अल्फाज है ना उसके मतलब को डायरेक्शनल करूँगा कि भाई ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, तो उसको समझ आएगा। यानी एक इंडिपेंडेंट बंदा अगर बैठ के सोचे कि भाई जो सामने वाले बंदे ने सवाल किया है क्या उसका जवाब ये बनता है, तो हाँ, या सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भाई वही सवाल है। क्लियर है? तो हमने पहली चीज़ तो ये क्लियर की है कि ये पेपर जो है ये टेक्निकली एक प्रैक्टिकल पेपर है, इसका थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं। हम हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी से करेंगे। और 2-3 बच्चों के सवाल आए थे मेरे पास जब मैंने वो डेमो लेक्चर दिए हुए थे। बच्चे ने कहा कि सर बुक कौन सी फॉलो करेंगे? मैंने कहा मेरी बुक आप फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जैसे जैसे टॉपिक्स को करवाता जाऊँगा मैं आपको रेफर करवाऊंगा कि ये थ्योरी देखो ऐसे लिखी हुई है। 2 अप्रोचेस होती हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, या तो पहले अंग्रेजी पढ़ाऊँ मैं और उसका तर्जुमा कराऊँ, यूजलेस फजूल चीज़ है। मैं आऊँ पहले दिन में बोलूँ भाई ये आया था, ये इसमें बोलता, भाई मैं क्यों बोलूँ? पहले आप लॉजिकली समझो कि ऑडिट होता क्यों, फिर मैं आपको बताऊंगा एक स्पैन के बाद, 3-4 दिन के बाद हम बोलेंगे देखो हमने ये कवर कर लिया। यहाँ पे ये लिखा हुआ तो समझ आएगा ना। हम IFRS 9 शुरू करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो पहले कॉन्सेप्ट लेके पढ़ा था ना हमने, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही अप्लाई होती हैं। तो आज के बाद हम कहेंगे कि क्या ऑडिट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पर उस प्रैक्टिकलिटी को आपने लिख के देना है कि मैं इस सिचुएशन में हूँगा तो मैं इसको किस तरीके से टैकल करूँगा। बात क्लियर है? हाँ या नहीं? तो ये तो जुनून होना चाहिए। ऑडिट का सब्जेक्ट है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम लोगों से मैं इसको एंटरटेनिंग बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि नाच नूच के, मतलब पढ़ा के अच्छे तरीके से, सही है जी। तो उसको आपने एज ए मतलब इसको एंटरटेनिंग फैक्टर ही लेना है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, मज़ा आएगा। तो मैं तुम्हें शुरू से लेके चलता हूँ भाई। ऑनलाइन वाले पहले तो यहाँ तक बात क्लियर है। वीडियो की लैगिंग वगैरह की बात कर लेते हैं अभी, उसको भी सही करते हैं। बाकी चीज़ें क्लियर है ये बता दो, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, चलेगी, ओके। FAR 2 मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, चलेगी। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने पहली क्लास की ऑडिट एंड एश्योरेंस की, सुकून से लेके चलते हैं एक-एक करके। जिसने डेमो लेक्चर दिए होंगे उसको कुछ चीज़ें पता होंगी, पर वो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में कवर हो जाएंगी क्योंकि हम एक लाइव सेशन ले रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं ऑडिट है क्या? मैंने समझे इंटरनेशनल, अच्छा फिर बता रहा हूँ
फोकस होकर देखिएगा। अभी सबका बताता हूँ ना, अहमद रियाज कहना व्हाट इज एश्योरेंस, सबकी बात करते देखो भाई, ये वही बुकिश ऑडिट एंड एश्योरेंस। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, फिर लिंक करूंगा एश्योरेंस क्या है। पर एश्योरेंस से पहले क्या हाल है, तो पहले क्या समझाऊंगा, ऑडिट। पर ये बात याद रखें, सही है जी, वो मेरा काम है आपको किस तरीके से लेके चलना, आपसे सुकून से समझें भाई। अगर मैं ये कहूँ आपसे, पूछे कोई ऑडिट है क्या, तो अच्छा इससे पहले मैं एक बात कर रहा था, वो सवाल के बीच में निकल गई। हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो IFRS के तहत करते हैं। किसके तहत? IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहली चीज हम ऑडिट करते हैं, उसकी भी एक गाइड है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA जिसको कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ISA। अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास IS 40 है ना, IS 2 है, IS 16 है, नाम है ना। यहाँ पे भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में अपनी अपनी बात लिखी है कि ये सिचुएशन होगी तो आपने ये करना है, ये चीज होगी तो ये करना है। तो मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि भाई बच्चा अगर देखे यार ऐसा क्या लिखा हुआ तो जार्गन्स को समझ आए। हम अगली 2-3 क्लास से जार्गन्स में काम करेंगे, हम ऑडिट में घुसेंगे भाई होता है कैसे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीजें। आपसे अगर आज के बाद कोई पूछे ऑडिट किसके तहत होता है तो क्या बताओगे? ISA के तहत। और अकाउंटिंग किसके तहत होती है? अच्छा IFRS ये के मल्टीपल है, हर IFRS एक बात करता है अलग अलग, तो हर ISA एक बात करता है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। वेरी गुड, चलिए आगे सुनिएगा। मैं ये भी बात नहीं करता ना, मैंने FR2 में बात की, कोर्स आउटलाइन क्या है वो एक जब आगे बढ़ेंगे मैं खुद बता दूंगा भाई ये पर हमने जो अभी मैंने कंक्लूड किया वो ये किया है, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होगा, इस सीक्वेंस में मैं लेके चलूंगा। फिर मैं चैप्टर्स को टैग करवाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि ISA जो है अपनी तरीके से लिखा हुआ है, हम अपनी सीक्वेंस में लेके चलेंगे, फिर उसको डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। भाई यहाँ से हमने शुरू किया था। खैर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज ऑडिट, तो आपका जवाब ये होना चाहिए दिस इज ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहोगे? और मेरी बस रिक्वेस्ट है कि कोई लिखेगा नहीं, सब है आपके सामने, बुक मैंने इतनी मेहनत करके बना दी, सब लिख दिया उसके अंदर, ये सारी चीजें उसमें डाल दी है। सिर्फ आप सुने, पार्टिसिपेट करें, जब लिखने की बारी आएगी तो लिखेंगे हमसे सवाल, प्रैक्टिस, और फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी चीज आपने लिखनी होंगी बुक पे ही लिखेंगे, टाइम सेविंग। सही है जी। अच्छा भाई मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑडिट, तो आप बोलेंगे कि सर ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी बात समझिएगा बिल्कुल कनेक्टेड। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, खुदा के वास्ते इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो शर्माना नहीं, आपने पूछ लेना कि भाई सर मुझे बता दें इसका मतलब क्या है। न्यू सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर तुम सबके लिए। सही जी, आगे सुने। ऑफिशियल एग्जामिनेशन का मतलब ये कि मैं चेक करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब सही है या नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं सब चेक करूंगा कि सही है या नहीं है। अब ये एक बड़ी वेग सी बात कर लगती है कि भाई मैं चेक क्यों करूंगा, मैं चेक क्यों करूंगा। इसके लिए आपको मुझसे पूछना होगा कि सर ये बताएं कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है। साथ साथ बोलोगे सर ऑडिट करवाया क्यों जाता है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से बताना मुझे। ऑडिट कोई आपसे पूछे क्या होता है, क्या बोलोगे? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ, मुझे देखना फाइनेंशियल में सब सही है या नहीं है, फाइनेंशियल में सब सही है या नहीं है। पहली चीज ये कह रहा हूं। अच्छा मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूं, अब जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, फीस भरते हैं, सही है, मेरा कुछ 1000-2000 का शेयर निकलता है उसमें, सही है जी, तो वो 1000-2000 को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ऑडिट में चेक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि भाई कितने बच्चे थे, कितनी फीस आई, उसमें मेरा हिस्सा कितना है, ये क्या कर रहा हूँ मैं? ऑडिट। ऑफिशियल एग्जामिनेशन क्या कर रहा हूँ मैं? ऑफिशियल एग्जामिनेशन। ये मैंने एक लेमैन ज़बान में आपको बताया कि भाई ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है। किसी भी हिसाब किताब को चेक करना क्या कहेंगे हम? ऑडिट। नहीं, किसी भी हिसाब किताब को चेक करना क्या कहेंगे? ऑडिट। साथ साथ बोलेंगे किसी भी हिसाब किताब को चेक करना ऑडिट है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ऑडिट होता क्यों है, आगे लेके चलते हैं इसको भाई। व्हाई डू वी नीड टू परफॉर्म ऑडिट। पहले कहानी सुनते हैं फिर यहाँ पे लेके आऊंगा, सुनिएगा। मैंने ये कहा कि भाई एक XYZ कंपनी है, वो चली गई बैंक के पास लोन लेने के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूं, बैंक उसको लोन ऐसे ही दे देगा या कुछ उसके पीछे उसकी हालत देखेगा, उसकी इनकम देखेगा, कमाता कितना है। इंडिविजुअल की भी बात करो, इंडिविजुअल की भी बात करो तो अगर मैं भी बैंक को लोन लेने जाऊंगा, मैंने लेट्स से मैंने कार फाइनेंसिंग कराई थी अपनी, या मैं कार फाइनेंसिंग कराऊंगा, तो वो मुझसे पूछेंगे भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो वो मुझसे मांगेंगे भाई सैलरी स्लिप। क्या मांगेंगे? सैलरी स्लिप। वो क्यों मांग रहा है सैलरी स्लिप, जल्दी बताओ।
ताकि चेक कर सके कि मेरी इस्तिताअत इतनी है भी या नहीं कि मैं रीपे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वापस से, मेरी इस्तिताअत इतनी है भी या नहीं कि मैं रीपे कर पाऊंगा। ये बात हो गई इंडिविजुअल की, ये बात हो गई इंडिविजुअल की। आप साइड में कर दो मुझे। अब आ जाओ कंपनी पे। कंपनी लोन लेने गई, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चेक होती है? उसका प्रॉफिट एंड लॉस देख के। क्या देख के? प्रॉफिट एंड लॉस देख के। उसके पास कितने एसेट्स मौजूद है, उसके पास कितने एसेट्स मौजूद है, ये कहां से दिखेंगे? बैलेंस शीट से। अच्छा, आप एक एक करके कनेक्ट करता हूं डॉट्स को। बैंक जो है, बैंक वो कंपनी को बोलेगा भाई अपने फाइनेंशियल्स दो। क्या दो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं। बैंक बोलेगा ये प्रोवाइड करो। मैं बोलूंगा भाई लोन देने की क्या चीजें मांग रहा है मेरे से? वो बोलेगा भाई मुझे ये देखना है कि आपकी इस्तिताअत इतनी है या नहीं है, क्योंकि वो मुझे लोन के अगेंस्ट में मुझे अपने एसेट्स गिरवी रखवाने होंगे। मुझे अपने एसेट्स, वो एटलीस्ट बेयर मिनिमम अपना हिस्सा उतना रखेगा कि वो बोलेगा भाई अगर मुझे 5 मिलियन का लोन चाहिए कंपनी को, तो वो 5 मिलियन की इक्विवेलेंट की चीजें क्या रखवाएगा? गिरवी। लेट्स से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर कंपनी की एक ऑफिस बिल्डिंग है तो वो क्या रखवा देगा? गिरवी रखवा देगा उसको। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? कुछ कंपनीज ये करती हैं कि भाई कहती है कि देखिए हमारे पास तो इन्वेंट्री इतने की मौजूद होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं हम आपको नहीं रीपे कर पाएंगे। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अभी हम सीख क्या रहे हैं कि ऑडिट होता क्यों है, ऑडिट होता क्यों है। ये क्यों का जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। बैंक के पास गया, बैंक बोल रहा है कि भाई मैं आपको लोन नहीं दे सकता, उसको क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या चाहिए? अच्छा जल्दी से बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उसको देखना है कि कंपनी की हालत क्या है। और कंपनी की हालत कैसे पता लगती है? जब हम क्या चेक करें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा भाई अब सुने, कंपनी ने फाइनेंशियल उठा के दे दी, उसने उठा के फेंक दिए। उसने बोला मुझे इस पे एतमाद ही नहीं है, क्योंकि तुमने बनाया, क्योंकि ये तुमने बनाया। इसको तुम चेक कराओ किसी इंडिपेंडेंट बंदे से। उसने क्या कहा? उसने बोला सर मैं खुद आपको गवाही दे रहा हूं मैंने सही बनाया। उसने बोला नहीं, आप इसको चेक कराएं किसी ऐसे बंदे से जो कंपनी का पार्ट नहीं है। साथ साथ बोले जो कंपनी का पार्ट नहीं है। तो भाई वो कंपनी कह रही है तो भाई आपका तो काम है लोन देना। उसने बोला भाई काम है लोन देना, अंदर तो नहीं है ना कि तुम आओगे कुछ भी चिपकाओगे कागज का पन्ना तुम्हें लोन दे देंगे। तुम जाओ पहले इसकी ऑफिशियल एग्जामिनेशन करवाओ, मतलब इसका ऑडिट करवाओ। अच्छा यार वो अभी भी बंदा कंफ्यूज है। उसने बोला चलो करवाते हैं ऑडिट। जब मैं ऑडिट करने पहुंचा वहां पर, सुनिएगा, आपको तो पता है ना इन्वेंट्री किस पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। अभी तक ये कहानी थी ना जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। सुनिएगा, मैं गया कंपनी के पास ऑडिट करने, सही है जी। तो हमने ये कहा कि भाई कंपनी की बुक्स के अंदर इन्वेंट्री आ रही थी 5 मिलियन की, इन्वेंट्री आ रही थी। अच्छा टू बी वेरी क्लियर, बात खुदा अभी एक बात को भेजे में रखना, मैं अभी ऑडिट करना नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ ऑडिट होता क्यों है। बैंक फाइनेंशियल्स मांगे, मैं ऑडिट करने गया हूँ ऑफिशियल एग्जामिनेशन। अभी कहानी ये चल रही है, शुरू नहीं हुआ ऑडिट, कहानी सीख रहे हैं कि ऑडिट क्यों होता है। सुनिएगा, अभी बातों बातों में हम सीखेंगे आगे। मैं जब ऑडिट करने गया तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री का लाइन आइटम आ रहा था। अब मैं ऐसी हल्का सा एक टच दूंगा आपको, ऑडिट हुआ कैसे जाता है। मैंने कहा भाई ये जो तुम्हारी इन्वेंट्री आ रही है तुमने किस पे रखी हुई? उसने कहा कॉस्ट पे। किसने कहा? कॉस्ट पे रखी हुई कंपनी कह रही है। कंपनी की मैनेजमेंट मुझे कह रही है किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट पे। मैंने उसको बोला भाई अच्छा मैं अब ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, हल्का बोल कर डिस्कशन देनी पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा भाई मुझे एक काम करो, मुझे अपना लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री दे दो। उसने बोला लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री? अजीब समूह बना रहे तुम्हारी तरह। मैंने कहा कि भाई लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है इस इन्वेंट्री का 5 मिलियन के टोटल के अंदर हजारों आइटम्स होंगे, वो हजारों आइटम का टोटल, तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम आ रहे हैं? उसने बोला सही है भाई ये तो लिस्ट, नाम से लाइन आइटम आ रहे थे, उसके अगेंस्ट में कॉस्ट आ रही थी, उसकी और क्वांटिटी आ रही थी, तो मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू इक्वल थी किसके? 5 मिलियन के। ऑडिट हो गया? नहीं। मैंने बोला बताइए मौजूद क्या है इन्वेंट्री? मैंने बोला बताओ ये मौजूद कहाँ है इन्वेंट्री? उसने बोला सर कोई मसला नहीं, आए हमारे साथ वेयर हाउस में लेके चलते हैं। जब मैं वेयर हाउस में गया, अभी मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैं वेयर हाउस में गया, मुझे कैसे पता लगा कितना आइटम्स हैं? जल्दी बताओ। लिस्ट ऑब्टेन की है, लिस्ट ऑब्टेन की है, मैं कहाँ चला गया? वेयर हाउस। मैंने देखा कुछ इन्वेंट्री ऐसी खस्ता हालत में है कि वो बिक ही नहीं सकती। मैंने कहा भाई तुमने बड़ा मारा, आपकी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर होने वाली है, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप जो बैंक के पास लोन लेने जा रहे हैं, आप अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा दिखा रहे हैं, आप अपनी इन्वेंट्री को
तो मुझे बताओ क्या बैंक का शक सही नहीं था? उसने क्या बोला, क्या करा देगा उसका? अच्छा अब बात समझे, कनेक्ट करता हूं मैं। ऑडिट करवाने से होता यह है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूदा चीजें सही हो जाती हैं और उससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है। बात समझे? अब कनेक्ट किया है। मैंने कहा ऑडिट करवाने से क्या होगा, जल्दी बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें सही हो जाती हैं और उससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्फिडेंस। तो ये तो डेफिनेशन है, ऑडिट इज कंडक्टेड टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। ऑडिट क्यों होता है? ताकि यूजर का क्या हो, कॉन्फिडेंस। आपने रेशियोज में पढ़ा है, क्या बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर होता है? होता है नहीं होता? अच्छा उस बंदे को, उस बैंक को इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलायंस कब आएगी? जब वो ऑडिट होंगे, जब वो। अच्छा अब वापस से रिवाइज साइकिल। ऑडिट क्या है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ऑडिट करवाया क्यों जाता है? टू एनहांस दी कॉन्फिडेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स। पहले बताओ कहानी समझ आई? ये उसमें चीजें लिखी हुई। दिस इज कॉल्ड ISA 200, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग 200। उसमें ये बेसिक 2 लाइनें लिखी हुई, उसके लिए ये कहानी की हमने। पहले तो बात समझ आई? यानी फिर आखिरी बात मेरे लिए, मुझे जल्दी से बताओ ऑडिट क्या है? ऑफिशियल। अच्छा आप जल्दी बताना, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन करेगा? ऑडिटर। कंपनी का बंदा या इंडिपेंडेंट? वेरी गुड, यहाँ भी इंडिपेंडेंस पे भी बात करते हैं आगे। मैंने कहा इंडिपेंडेंट बंदा करेगा। आप जवाब दो, क्यों करेगा? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको वो सवालात के जवाब बता दिए, अगर स्ट्रेट पूछ ले तो ये लिख देना, और इतना अच्छा एग्जामिनर नहीं है। सही है जी? पहले बताओ कहानी समझ आई? चलिए जी अब सुनिएगा, इसमें आगे यही गेम है। तो हमने ये कहा 3 मिलियन की उसकी एनआरवी है, तो आप मुझे जवाब देंगे जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री इस कंपनी की कितने से ज्यादा है। इसको हम, अच्छा नमाज मैंने बच्चों को कहा भी था कि मैं 10-15 मिनट पहले ऑफ करूंगा, नमाज पढ़ लीजिएगा। सही है जी? अभी मोमेंटम में रहते हैं, सुनिएगा। अच्छा आज के बाद मैं आपसे पूछूं इन्वेंट्री कितने से ओवर स्टेटेड है? आप एक एक करके वर्ड सीखेंगे। ओवर स्टेटेड का मतलब है ज्यादा, ओवर स्टेटेड का मतलब है। अच्छा ऑडिटर की जबान में हम बात करेंगे। ऑडिटर कहता है कि भाई इसमें इतना मसला है, या तो अंडर स्टेटेड होगी या ओवर स्टेटेड होगी। अच्छा अब मेरा शक ये है कि भाई शक क्या, मुझे तो यकीन हो गया क्योंकि मैंने ऑडिट किया कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री 2 मिलियन से ओवर स्टेटेड है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कनेक्शन के लिए? नहीं समझ आता तो रिपीट करवा लेना। इन्वेंट्री 2 मिलियन से ओवर स्टेटेड है, मुझे लगता है प्रॉफिट भी 2 मिलियन से ओवर स्टेटेड है। वापस रिपीट करता हूँ, अब कनेक्ट भी तो करनी है चीजें। फिर से इन्वेंट्री 2 मिलियन से ज्यादा है और अल्लाह की कसम प्रॉफिट भी 2 मिलियन से ज्यादा है। कैसे? क्लोजिंग नहीं, गलत। आप देखो फिर अकाउंटिंग वाले बन गए ना तुम बाबू। अकाउंटिंग नहीं, गलत। आप ऑडिटर की नजर से सोचें कि अगर एनआरवी लॉस बुक होगा तो प्रॉफिट, तुम तो ये बोल लो क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी लोअर तो COGS विल बी हायर। ऐसा नहीं है, सुकून से सोचो। एनआरवी लॉस उसने जानबूझ के पार्क नहीं किया क्योंकि वो बैंक को बोलना चाहता मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे इतने प्रॉफिट्स हैं, तो उसने कोशिश की कि प्रॉफिट ज्यादा से और एसेट्स ज्यादा से ज्यादा लेके। पर ये सही कब हुआ? जब ऑडिट हुआ इसका। तो क्या हम ये कंक्लूड करें कि ऑडिट इज कंडक्टेड टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ यहाँ तक कोई मसला, क्लैरिटी के कोई सवाल लेके चले आगे? चलिए जो ऑनलाइन है प्लीज बताओ। ये भाई जुएल ने एनटीपी बना दी, एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, बिल्कुल। चलिए जी, तो हमने ये कहा 2 मिलियन एनआरवी लॉस नॉट रिकॉर्डेड, इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड। हमने ये बेसिक बात कर ली अभी। अच्छा क्या मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑडिट शुरू किया या ऑडिट के जार्गन सीख रहे हैं? जार्गन सीखना है। यानी आज आपको एक चीज तो पता लग गई, ऑडिट होता क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। तो हम अगर ये कहें सिंपल सी बात, व्हाई डू वी परफॉर्म ऑडिट, तो सिंपल इसका जवाब यह है टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला रीजन दे दिया, दूसरे रीजन पे चलते हैं। चलें जी, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है। पहला रीजन बताओ, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस केस में यूजर कौन था? बैंक। इस केस में यूजर था बैंक। वेरी गुड। अब एक सवाल आया,
सर अगर कंपनी 2 नंबरी कर सकती तो क्या ऑडिट में 2 नंबरी हो सकती है? यानी हम जैसे अच्छे लोग हैं ना, नहीं होने देंगे 2 नंबरी। अब जब ऑडिट की कहानी आगे बढ़ेगी तो मैं बात बता आपको कहानियाँ किससे सब बताऊंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, जिससे हम इनकाउंटर करते हैं और चीज़ें चलती हैं आगे, तो उसको कैसे क्लोज किया जाता है वो भी बताऊंगा। पर एज फार एज माई क्लाइंट्स आर कंसर्न, बहुत सी चीज़ें पकड़ी हैं, सही भी हुई हैं, और ऐसी कोई रिश्वत वगैरह की बात नहीं है। सर अगर एक फर्म ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर से ऑडिट करवाना है तो एक इंटरनल ऑडिटर, नहीं वापस से बोलो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सवाल भी रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बाहर से ऑडिट करवाना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल ऑडिटर। देखो पहली तो बात ये है कि मैंने इंटरनल ऑडिटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया ना अभी। पहली चीज़, इंटरनल ऑडिटर का मतलब ये होता है कि कंपनी का अपना बंदा, एग्जाम्पल देता हूँ, सॉल है ना मेरा असिस्टेंट जो क्विज वगैरह बनाता है, उसको मैंने इंटरनली यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए भी रखा हुआ। वो पता है क्या करता है, तो मतलब है तो हमारा ही सिखाया हुआ ना, वो पोर्टल आईडीज निकालता है, बोलता है कितनी आईडी इशू हुई हुई है तो इतने पैसे तो आने चाहिए, ऐसा ही है। फिर मैं बोलता हूँ चलिए इस पर डिस्काउंट फैक्टर लगा दे कि यार एवरेज बच्चे ने 10,000 दिए होंगे, मल्टीप्लाई कर मैंने कहा इतने पैसे तो तेरे भाई के होने चाहिए जो बनते हैं कुछ 10-20 हज़ार रुपये, सही है जी। तो वो मैंने कहा उसको, अच्छा वो क्या करता है चेक एंड बैलेंस रखता है, वो बनता है इंटरनल। अगर वही चौसी मिल जाए अकाउंट वाले के साथ, मुझे कौन सा बंदा रखना पड़ेगा? एक्सटर्नल। तो इंटरनल बंदा इंटरनल चेक एंड बैलेंस के लिए होता है, पर तीसरे बंदे को तुम बोलो कि ये हिसाब किताब है, उसको रिलायंस कब आएगी? मेरे बंदे की सुन के या थर्ड पार्टी की? दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर, सही है, ओके। इसको एक और एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। यहां पे मैंने तस्करा स्पेसिफिकली किया कि ऑडिट जो करेगा कंपनी का बंदा नहीं करेगा, कौन सा बंदा करेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। जरा बात समझिएगा, अब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं इंडिपेंडेंस का, तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा, वो सुनिएगा। वो कहता ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऑडिट शुड बी परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर। बातें करते हैं सीख रहे हैं। हुआ ये कि जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने गया वहां पे मेरी बेगम सीएफओ है, वहां पे मेरी बेगम सीएफओ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं जिंदगी में घर पे नहीं सुन सकता उसकी, क्लाइंट पे मैं उसको बोलूंगा तेरी ये गलती है इसको सही कर, वो बोलेगी घर आना है या नहीं आना। इसको हम कहते हैं ऑडिट की जबान में इंटिमिडेशन थ्रेट। क्या कहते हैं? धमकी। वो धमकाएगी और हम धमक जाएंगे, सही है। समझने की बात यह है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा, क्योंकि अच्छा चलो एक और चीज, हमारी बेगम ने शेयर्स परचेज किए हैं, हमारी बेगम ने शेयर्स परचेज किए हैं उस कंपनी के जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, और उसने कुछ 40% शेयर्स खरीदे हुए 100% में से। अगर उसमें गलती निकली, जल्दी से बताओ, उसमें कोई गलती निकली, रिलेटेड पार्टी नहीं है, अभी आप साइड में करें, पहले आप बेसिक समझे मेरे से। मैं क्या कह रहा हूँ कि तो ऑडिट समझ रहे हैं ना कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट करवाया क्यों जाता है, तो मैं उसमें कुछ चीजें बता रहा हूँ। होता ही तो मैं आया था 200 खुलवा के रीड करवाना शुरू कर देता, साइड में किया उसको मैंने, सुनिएगा। मैंने कहा हमारी बेगम ने 40% शेयर्स एक्वायर किए हुए किसी एक्सवाईजी कंपनी में जिसका मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, बीइंग एग्जीक्यूटिव मैनेजर ही नहीं हुआ है। मैं गया ऑडिट करने, मैंने गलती निकाली। अच्छा फिर जैसे ही मैंने गलती निकाली मुझे याद आया यार अगर मैं सही कराऊंगा तो प्रॉफिट इतने से गिर जाएगा, प्रॉफिट इतने से गिर जाएगा तो ईपीएस, मार्केट में न्यूज आएगी कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की शेयर प्राइस, नुकसान किसका? बेगम का। शेयर होल्डर तो बाहर में क्या, मेरे को क्या करना? नुकसान किसका? बेगम का। अल्टीमेट हिट किस पे आएगी? वो बोलेगी और पैसे दो, दूसरी कंपनी में पैसा डालना। तो मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ क्या हम कह सकते हैं कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना? अब वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा वो आगे सीखेंगे ना, कॉन्सेप्ट समझ आया इंडिपेंडेंस का। अच्छा अगर लेट्स से अगर आप में से कोई भी ऑडिट करने गया किसी कंपनी का और आपके वालिद मोहतरम वहां पे सीएफओ हैं, आप ऑडिट कर सकते हैं? क्यों? अब्बू हैं, क्या हो गया? हाँ भाई, इंटिमिडेशन, बुद्धि पे चमाट एक तो निकल यहाँ से, सही है। नहीं ऑडिट जाए यहाँ से, मतलब घसीटते हुए भरोसे पकड़ के बाहर निकालेंगे तुम्हें। तो मुझे बताओ क्या ये कह सकता हूँ, इसको हम कहते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। क्या कहते हैं? ये सारा आगे जान सीखिए। फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब है जान पहचान। अच्छा आपकी होने वाली बीवी वहां पर है या होने वाला शौहर, तो इसमें कुछ थ्रेट है? क्या थ्रेट है? मतलब बंदी नहीं मिलेगी तो तुम बोलोगे जो कह रही हो वो
सही है। तो खैर समझने की बात यह है, आप पर्सन शुड बी, जल्दी बोलो यार, पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट, तभी कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। बात क्लियर हो गई जानी? चलो जी वापस बैक टू द पॉइंट, चलिए जी बैक टू द पॉइंट। हम अभी ये सीख रहे हैं कि ऑडिट करवाया क्यों जाता है। पहला रीजन था कि टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जरा हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइजा 200 की कुछ बातें करते हैं। भाई अगर एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कहलाता है इन्वेस्टर, उसने ये किया कि 3 कंपनीज में पैसे डाल दिए, 3 कंपनीज में पैसे डाल दिए, सही है जी। जिसने FAR 2 पढ़ा हुआ है उसको बात फौरन समझ आएगी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ मैं उसको समझा दूंगा। ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना? ग्रुप, पेरेंट और उसकी सब्सिडीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर एक कंपनी है, हम आसानी के लिए 100% सब में इन्वेस्ट कर देते हैं, 100% इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 4 कंपनीज में, 3 कंपनीज में मैंने 100% अपनी ओनरशिप की हुई है और एक ऊपर एक बंदा ओनर है। मुझे एक बात बताओ, कंपनी क्या कोई दुकान है या उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है? अब एक एक करके समझते हैं। और देखो इसमें कंफ्यूजन हुई ना तो गया कॉन्सेप्ट। अब ये कनेक्टिंग है आगे से, इसलिए कह रहा हूँ बहुत फोकस होकर सुनना, ये थोड़ी सी तो समझने वाली बात है। ARTT के अंदर एडमिन अलग है, फाइनेंस, एम्प्लॉइज जो टीचर्स हैं वो, और ओनर्स। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ओनर बैठ के एडमिशन भी दे रहा है, पोर्टल इश्यूज भी देख रहा है, हाँ या नहीं? फाइनेंस भी देख रहा है या लोग देख रहे हैं? ये लोग ऑडिट की जबान में कंपनी के अंदर मैनेजमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट कहलाते हैं। बात सुनिएगा, समझिएगा, ये लोग कंपनी में क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट। जो कंपनी को क्या कर रहे होते हैं, अब आगे सुने, आगे सुने, ये लोग कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं किसी बनी बनाई पॉलिसी के तहत, किसी बनी बनाई पॉलिसी के तहत। अब ARTT की एग्जांपल हो, आसानी से समझ आएगा तो गेम भी क्लियर होगी। मैंने कहा कि भाई एक बंदा यहाँ पर आता है तो उसको बोला गया आप गूगल फॉर्म भरेंगे, फिजिकली आता है तो वो बोलेगा हार्ड फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे फिजिकली मौजूद है। वो फॉर्म भरने के बाद क्या लिए जाते हैं? पैसे। उसके लिए 2 स्लिप बनती है, एक व्हाइट कॉपी होती है, एक ब्लू कॉपी होती है। व्हाइट कॉपी आपके पास आती है, ब्लू कॉपी हमारे पास होती है। वो कार्बन कॉपी होती है जो कॉपी नहीं जाती, क्योंकि जब तक आपको वो कॉपी नहीं दी जाएगी तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपने पैसे पे किए। ये क्या बना हुआ है? प्रोसेस। ये क्या बना हुआ है? किसने बनाया? ओनर्स ने। किसके लिए बनाया? मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए बनाया? अब एक बात समझें यार, एक बात समझें, अब ओनर कैन नॉट रीच एवरीवेयर। ओनर हर जगह पहुंच और हर काम वो खुद, अनलेस के वो छोटी सी कोई दुकान हो तो मेक सेंस कि खुद बैठा के चीजें निकाल के दी जा रहा है। पर यहाँ पर दुकान की बात हो रही, कंपनी की। अब बात समझे, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया? यानी एक बात समझो, मैनेजमेंट अलग है, ओनर्स, साथ साथ बोलोगे, मैनेजमेंट ओनर्स अलग है। वेरी गुड, आगे सुनिएगा। मैनेजमेंट अलग है, ओनर्स अलग है, ये बात हमें क्लियर हो गई। आगे सुने, इन मैनेजर्स के ऊपर, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके ऊपर अलग अलग हेड बिठाए जाते हैं, हेड्स। अच्छा, वो हेड्स होते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। वो क्या होते हैं? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। अच्छा भाई, अब मुझे शामिल कह रहे हैं कि व्हाई ऑनलाइन स्टूडेंट डिडंट रिसीव एनी रिसीट। तो जो तुम बैंक में पैसे जमा कराते हो वो क्या एक सेल्फ सबूत नहीं होता? जानी तू आगे ले लियो मेरे से अलग से, सही है सर भाई, वो रिसीट ही तो होती है। खैर अभी सीखेंगे ना, अभी ऑडिट तो सीख रहे हो ना तुम, तो मैं बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो खैर बैक टू द पॉइंट, वापस से फोकस। मुझे बताओ जल्दी से, ओनर मैनेजमेंट सेम है? अलग है? क्यों अलग है जल्दी बताओ? ओनर्स कैन नॉट रीच एवरीवेयर इन द कंपनी। अच्छा, इस मैनेजमेंट के जो बंदे हैं इनको देखने के लिए एक नॉलेजेबल, एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड बंदा बिठाया जाता है, जो कि होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या होता है? अच्छा, फाइनेंस का हेड यूजुअली आपने नाम सुना होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोले चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मार्केटिंग का मार्केटिंग हेड होगा, मार्केटिंग का, सेल्स का सेल्स हेड होगा। यानी ये सारे एचओडीज हैं। अब मैं समझा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। मैं क्या समझा रहा हूं? अच्छा, ओनर मैनेजमेंट से पूछेगा या हेड से पूछेगा? तो मैनेजमेंट से क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि 5 बंदे जा रहे हैं, सहमत बोल ले, अरे बताइए बोले उससे पूछ ले, सहमत बोले बताइए बोले उससे पूछ ले। ये सारी रिपोर्टिंग किसको होगी? आप बोलेंगे एचओडी को। किसको होगी? एचओडी के बाद समरी आएगी, सहमत किसको कॉल करेंगे? एचओडी को। बताइए क्या चल रहा है? बात समझ आई? चलें अब बात समझिएगा।
एचओडीज के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कंपनी के पूरे ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज खुदाई आवाज से बहुत फोकस होकर समझाएं, मुझे वो बताएं, मैनेजमेंट ओनर्स अलग है, हाँ या नहीं? मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? एचओडी के ऊपर कौन है? सीईओ। अच्छा सीईओ किसको रिपोर्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आप बात समझिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूं, उसमें नहीं समझा तो पूछ ले, जिसने कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा होगा उसको तो शायद मुश्किल हो, वैसे समझ आ जाएगा, पर मैंने ये अज्यूम करना कि किसी को कुछ नहीं आता। फोकस होकर सुने। शेयर होल्डर जो है ना, अभी तक कहानी शेयर होल्डर तक पहुंची नहीं है। शेयर होल्डर करता ये है कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनको फीस दी जाती है। अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों बिठाया जाता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा वो होते हैं कंपनी से इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं, ये कौन है? इंडिपेंडेंट। कंपनी के पैनल पे लिख दिया जाता है कि ये दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, ये 3-3 महीने में आके कंपनी की देख रेख करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। क्या कहते हैं? अच्छा अब बात समझिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? सीईओ को बोलता है भाई क्वार्टरली मीटिंग करनी है इस दिन पे, क्वार्टर क्लोज होगा, 15 दिन में मीटिंग होगी। उसने बोला सही है सर, हो जाएगा। मुझे बताओ ये क्वार्टरली मीटिंग्स करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए क्यों लाजमी है? क्योंकि अगर सीईओ भी डायरेक्टर होता है, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर, तो प्रिज्यूम डायरेक्टर होता है। आगे सुनिएगा, पर वो रिपोर्ट किसको कर रहा होता है? बोर्ड को। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। अगर ये डायरेक्टर्स पूछना बंद कर दे तो सीईओ काम नहीं करेगा, सीईओ काम नहीं करेगा तो एचओडीज काम, एचओडी नहीं करेंगे तो। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं जो यहाँ पे काम आएगा, दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस। दिस इज कॉल्ड, और डायरेक्टर्स को हम कहते हैं दोस चार्ज विद, वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है किसका? अब आप जब अपने आइडियाज खोलेंगे और जब बुक लेंगे आप, आपको वहां पे दिखेगा एक वर्ड यूज हुआ होगा, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। आप सर उसको देखते हैं, ये देखिएगा, ये रहा स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। भाई यही बातें की हमने, यही बातें की। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, जल्दी से सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम लोग मुझे बताओगे, आप अब स्ट्रक्चर समझते हैं, शेयर होल्डर मैनेजमेंट सेम है? क्यों? जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर कैन नॉट रीच एवरीवेयर, इट इज इम्पॉसिबल। वो तो भाई पैसे वाला आदमी, वो तो जगह जगह इन्वेस्ट करेगा। उसने इस कंपनी को देखने के लिए किसको बिठाया? वेरी गुड यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्निकली आर चार्ज विद गवर्नेंस, उनको गवर्नेंस की जिम्मेदारी दी गई है। तो क्या वो अल्लाह वास्ते करते हैं या उनको फीस मिलती है? फीस मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं इस चीज के, तो ऐसी बात। अच्छा फिर वो ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस। अच्छा फिर इसके लिए आगे की बात बता रहा हूं, जो सी फाइनल में आप सीखेंगे। इसके लिए बनाया गया है पाकिस्तान में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बनाया गया? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक लॉ है जो बोलता है डायरेक्टर इतने होने चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, उसकी ये डिग्री होनी चाहिए, सारी चीजें, ताकि अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मा कंपनी में मैंने साबुन बेचने वाली कंपनी का डायरेक्टर बिठा दिया, उसको क्या उसकी नॉलेज होगी? या रेलेवेंट इंडस्ट्री का बंदा होगा और वो पूरे प्रोसेस से लोगों के ऊपर पहुंचा होगा, उसको बनाते हैं क्या? डायरेक्टर। तो बात क्लियर है? अब एक एक करके सुनो जल्दी से। फीस एंड सैलरी डिफरेंस, बिल्कुल देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर सैलरी पे होगा तो क्या वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, उसको क्या मिलती है? फीस। वो आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, जलील करेगा लोगों को, क्योंकि उसका काम क्या है? गवर्नेंस। उसका काम क्या है? गवर्नेंस। चलिए वापस से ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने मैंने पेश किया हुआ है। शेयर होल्डर किससे पूछेंगे? अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको लगाएंगे? सीईओ को। सीईओ किसको लगाएगा? सीएफओ को। सीएफओ किसको लगाएगा? एचओडीज को। एचओडी किसको पकड़ेंगे? एम्प्लॉइज को। अब मैं तुमसे पूछता हूं, खुदा के वास्ते मुझे बताओ, अभी भी स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट हूं मैं, कि मुझे ये सिखाना है कि ऑडिट होता क्यों है। पहला रीजन था टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अभी इसकी बात कर लेते हैं। मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। पक्की बात है? अच्छा आप एक एक चीज सुनना, एक एक चीज सुनना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना प्लीज। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सबसे पहले अगर सेल्स का बंदा कोई मार्केटिंग का एक्सपेंस करता है, उसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा? फाइनेंस। वेरी गुड। सेल्स नहीं, कौन करेगा? क्योंकि अकाउंटिंग की जिम्मेदारी किसकी है? पर वो खर्चा किसका होगा? सेल्स वाले का। अच्छा आगे सुनिएगा, मैंने कहा अगर मार्केटिंग होगी
उसका खर्चा होगा, तो खर्चा करेगा कौन? अकाउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? अच्छा, अब जरा कहानी समझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा फाइनेंस टीम, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कलेक्ट करके बनाती है, जिसमें सेल, कॉस्ट ऑफ सेल सब आ रहा होगा, ये सारी चीजें, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेजेस की चीजें दे रहा होगा, सारी एंट्री बन रही होगी। एंट्री बना के लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल। अच्छा, पैसा किसका लगा हुआ? ऊपर की चोलेंगी। अब बात समझिएगा, शेयर होल्डर ने ये कहा मैंने गवर्नेंस के लिए लोग तो बिठा दिए। सुनिएगा, शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को कहा, ऑनलाइन में तो बहुत फोकस होकर सुनना भी कनेक्शन है। शेयर होल्डर ने डायरेक्टर्स को ये कहा कि बेटा जब साल खत्म होगा ना, साल खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर इंसान का बच्चा बन के ऑडिट करवाना। क्या करवाना? ऑडिट करवाना। और ऑडिट करवाने के बाद सीएफओ और सीईओ से साइन करवाना और तुम लोग अप्रूव करना। बात समझे? शेयर होल्डर कौन है? इन्वेस्टर, जिसका पैसा लगा हुआ है, जिसका पैसा लगा हुआ है। शेयर होल्डर, क्या ये अकाउंट्स जो पूरे साल में हजारों मिलियन एंट्रीज होंगी, क्या शेयर होल्डर बैठ के चेक करेगा? रीजन क्या है? कैन नॉट रीच एनीवे। भाई वो तो पैसे वाला आदमी है, तो उसने इतना सिस्टम क्यों लगा, लोगों को पैसे क्यों दे रहा है? पर वो ये चाहेगा कि उसको सही चीज पता लगे कि उसने कमाया साथ साथ उसने कमाया कितना है। तो मुझे एक बात में, उसने कमाया कितना है, एसेट्स कितने हैं, सही है या नहीं है, पीपी मौजूद है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं एक एंट्री बनाता है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, फेक सेल्स हो गई। भाई रिसीवेबल है ना, तो वो रिसीवेबल तो असल में किसी से है ही नहीं। सेल्स बुक करते जो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? जब फेक सेल्स बुक करोगे प्रॉफिट ऊपर जाएगा तो ईपीएस। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है ना वो भी मिसलीड होगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब ये है, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब ये कि वो बंदा जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है वो भी मिसलीड होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अभी कि शेयर होल्डर को फाइनेंशियल देने से पहले अकाउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंस। उसको ऑडिट कौन करेगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा, फिर उसको साइन कौन करेगा? हाँ भाई सही है, सीएफओ। और वो किसको पेश होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, बोलेंगे सर सही है, अब हम इसको लेके जाएंगे किसके पास? तो सर इस केस में मेरी पूरी एग्जांपल के अंदर क्या आपको ये बात समझ आई? ऑडिट इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिक अलग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। तो अगर डायरेक्टर्स ये कहें कि सर हमने देख लिया बस ऑडिट करने की नीड नहीं है, तो क्या ये अलाउड है? नो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसको गवर्नेंस की जिम्मेदारी दी गई है। हो सकता है कि उनसे कोई भंड लग जाए तो वो तो छुपा देगा, पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर कभी भी नहीं छुपाएगा इस बात को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अभी भी मैं उसी पोजीशन पे हूं, उसी बात पे स्ट्रिक्ट हूं कि भाई ऑडिट करवाया जाता है टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इट इज द एग्जिस्टिंग यूजर और इट इज प्रोस्पेक्टिव यूजर या पोटेंशियल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पोटेंशियल यूजर कौन है? जो सोच रहा है कि मैं इस कंपनी में, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो भी तो था बैंक जो सोच रहा है कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। पहले बताओ ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझ आया? दिस इज व्हाई वी डू ऑडिट। क्लियर है? अच्छा वैसे फेक सेल्स को ऑडिटर कैसे पकड़ेगा? चलो ऑडिट मैंने क्या सिखाया नहीं तो समझा देता हूं। मैंने एग्जांपल क्या दी आपको। अब देखो ये तो इंटरेस्टिंग बात है ऑडिट के अंदर, पहले समझ लेते हैं फिर ये सारी चीजें चोरी चकालियां पकड़ना सिखाऊंगा। आगे सुनो, बात समझिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल केसेस बताऊंगा जो डिटेक्ट किए मैंने भी और जो सुनने में भी आते हैं सब बताऊंगा। सुनो, एक इसकी फरमाइश बता के इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री बनाना मुश्किल है क्या या आसान है? मैं सामने वाले को ये बोलूंगा, आपने सब्सिडी लेजर्स का नाम सुना है? क्या होता है? हर बंदे का, मैं बोलूंगा भाई गफूर से, शकूर से, किसी से भी रिसीवेबल है। रिसीवेबल तो तू ऐसे तो किसी को उधार में माल नहीं देगा, जान पहचान होगी तो देगा ना। पहले बताओ हाँ या नहीं? भाई जान पहचान होगी तो माल बेचेंगे ना, उधार पे कैसे ही किसी को दे देंगे? नहीं। अगर आपके गुड रिलेशन है, हम उसको जानते हैं तो आप उधार में माल देंगे। आगे सुन ले, मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे पकड़ी ये चीजें। हमने बोला भाई आप एक काम करें, रिसीवेबल का टोटल बैलेंस आ रहा है लेट से 5 बिलियन, बिलियंस में कह रहा हूँ, सही है? ये फिगर दे दो। मैंने कहा इसके मुझे सब्सिडी लेजर्स दे दो, ब्रेकअप दे दो किस किस से कितना रिसीवेबल है। मैंने कहा सही है। फिर मैंने एक काम किया, मैंने कहा मैंने ये देखा कि साल के आखिर में कितनी एंट्रीज बुक हुई हैं।
साल के डेट भी तो आधी होती है। एक्सेल में तो फिल्टर लगाया ठक करके सामने आ गई। मैंने कहा भाई अगर 1000 एंट्रीज थी तो 250 एंट्रीज 31 दिसंबर को पड़ी हुई थी। मैंने कहा पहले तो तुम तो साइड में आ जाओ, यूँ उठा ली। मैंने बोला अच्छा भाई काम करिए, तो वो जानता है ना बंदा 250 एंट्रीज वाला, मैं इसको भेजूंगा कंफर्मेशन। क्या भेजूंगा? वो अजीब सा बना मैनेजमेंट तुम लोगों को कंफर्मेशन किया। भाई मैं उसको खत लिखूंगा क्योंकि ऑडिटर के पास कंपनीज एक्ट के तहत पावर है कि वो कुछ भी का मतलब ये भी नहीं, कुछ भी वो बैठा खुद में चमाट मार जोड़ में ऐसा नहीं है। कुछ भी का मतलब विद पैरामीटर्स ऑफ लॉ जो उसको पावर्स दी गई। आगे सुनो, मैंने क्या किया, उसको कंफर्मेशन लेटर भेजा। मैंने बोला कि भाई ये कंपनी है, ये कह रही है कि इसने आपको माल इतना भेजा है, अगर आप इसको तस्लीम करते हैं तो सही है, वरना हमें लिख के भेजे कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ये डिटेक्ट हो जाएगा? कैसे नहीं होगा? वो सामने वाला बोलेगा नहीं लिया इस्तेमाल पे, तो पता लग जाएगा सेल्स क्या थी, फेक थी। रिवर्स करवाऊंगा, हाँ या नहीं? एक और तरीका है, जब भी कंपनी से माल बाहर जाता है ना तो बनता है गुड डिस्पैच नोट। क्या बनता है भाई? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, टीसीएस वाला कभी आया तुम्हारे घर पे? शर्मा क्यों? तो मतलब खती देने आएगा ना, हाँ तो बोलो इधर आया नहीं आया? तो सुनो, जब टीसीएस वाला आता है, जब आपको खत हैंड ओवर करता है ना, आपसे साइन लेता है, वो होती है रिसीट। वो क्या होती है? रिसीट होती है कि हाँ भाई मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया है। तो सेम इज द केस विद कंपनी। जब कंपनी गुल खान को माल हैंड ओवर करती है ना, तो गुल खान हाथ पे आ सकता है, बोलता है हाँ होगा, साइन तो करो इधर। जब साइन करता है तो वो क्या बनता है? गुड डिस्पैच नोट। अच्छा, आप इसको पकड़ने का तरीका है, हमने कहा कि भाई ये जो सेल्स बुक हुई है ना, मुझे दिखा दो उसके गुड डिस्पैच नोट, गुड डिस्पैच। और सामने वाली कंपनी जिसको तुमने बेचा है उसने गुड रिसीव नोट दिया होगा, तो वो दिखा दो। तो अगर वो भी नहीं बना होगा तो मतलब ये सेल्स फेक है। पर क्या ये पकड़ने के तरीके हैं, चीजें फ्रॉड वगैरह वो आगे सीखेंगे। अभी क्या मैं ऑडिट करना सिखा रहा हूँ, या पहले बता रहा हूँ ऑडिट होता क्या है और ऑडिट होता क्यों है। पहले तो यहाँ तक बात की क्लैरिटी है। ऑनलाइन में जल्दी से कंफर्मेशन दो तुम सब, यहाँ तक कोई मसला? सर व्हाट इफ जो दूसरी कंपनी इसको माल बेचा है वो क्या है, वो भी फ्रॉड में वो क्या है, हाँ ये कुछ डिस्पैच नोट, कुछ रिसीव नोट भी, तो इसको हम कहते हैं कोल्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पर तुम अपना बेयर मिनिमम प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करोगे ना, सही है? अच्छा, एक सवाल है, इस पे सवाल पे आया तो एक जवाब भी देता हूँ उसका। इन्होंने कहा कि सर अगर सामने वाली कंपनी भी मिल जाए, वो तब मिलेगी जब वो होगी रिलेटेड पार्टी, यानी वो आपके जानने वाले की कंपनी हो तो वो आपके साथ फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा, वरना वो अपने पे बल्ली नहीं लेगा। चलो इसको भी तरीका बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे जैसे किसी बच्चे ने एश्योरेंस पूछा था, ये ऑनलाइन था बोल के, बच्चे ने क्या पूछा? ऑडिट एंड हमने बात किसकी की? ऑडिट की। आओ एश्योरेंस बताता हूँ, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि मेरी अपनी सीक्वेंस है। एश्योरेंस बताता हूँ। आयजा 200 आपको कहता है आपने रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, एब्सोल्यूट नहीं देनी। रीजनेबल देनी है क्योंकि आप सैंपल बेसिस पे चीजें चेक करते हैं, 100% चेक नहीं करते। अब वो कैसे रीजनेबल देंगे, हम क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा वो बाद में सिखाऊंगा, पर याद रखिएगा हमने काम सही किया हुआ है। कोई मुझे आके चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने देखो भाई मैंने क्या किया, 31 दिसंबर की सेल उठाई, अनयूजुअल वेरिएशन देके उसको अलग से चेक किया, कंफर्मेशन भेजी, अब लोग ही मिले हुए तो मैं कुछ भी, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। मैं कौन सी एश्योरेंस दूंगा? रीजनेबल। भाई ऑनलाइन वालों आप सब ये बात क्लियर है, पक्की बात है? चले जी जल्दी से मुझे एक बात रिकैप दे दो, ऑडिट क्या है जल्दी से? ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ, जल्दी से बताओ ऑडिट होता क्यों है? टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, तो क्या शेयर होल्डर भी यूजर है? एग्जिस्टिंग भी, पोटेंशियल भी। अच्छा, शेयर होल्डर को फाइनेंशियल ऐसे ही जाएंगे या ऑडिट हो गए ताकि उसका कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाए? ऐसा नहीं हो कि अच्छा ये भी तो गेम है ना, समझिएगा। पास में ऐसे केसेस रहे हैं, बहुत पुरानी बातें, जब तक चीजें इवॉल्व नहीं हुई, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, शेयर होल्डर पैसे डाल के बैठा हुआ इस कंपनी में, बोलता है वो भाई पैसे आएंगे, रिसीवेबल बुक हुए जा रहा है, सेल ऊपर जा रही है, हर साल प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। कंपनी की बैलेंस शीट क्या हो रही है भाई? रिटेन अर्निंग जब जाएगा तो इक्विटी तो एसेट्स भी, ये तो सोचने का तरीका है ना, व्यू है। मुझे एक बात बताओ, वो जाएगा अब कम, वो जो शेयर होल्डर है वो सोच रहा है यार वाह यहाँ से तो पैसे आएंगे बस, और पैसे आ ही नहीं रहे क्योंकि वो रिसीवेबल बुक हुए जा रहे हैं, और वो कभी रियलाइज तो तब हुआ ना जब वो बंदा एग्जिस्ट करता होगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो ये बात समझने की है। तो सर हम अगर ऑल टुगेदर एक बात को समझें
कि ऑडिट करवाया जाता है टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड वन ऑफ देम इज बैंक एंड वन ऑफ देम इज शेयर होल्डर, वेदर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल। बात क्लियर है? चलिए जी आगे। हमने कहा ये क्या कहलाते हैं, देखो तो आज के बाद जब भी TCWG देखो तो उसका मतलब होगा दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इनको गवर्नेंस का जिम्मा दिया गया है, इनको गवर्नेंस का जिम्मा दिया गया है, सही है जी। व्हाट इज पोटेंशियल शेयर होल्डर? यानी पोटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब ये है कि वो शेयर होल्डर जो अभी सोचेगा कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूं, जल्दी से बताओ वो क्या देख के कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई भंड है तो क्या, अब देखो मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ बहुत ही सुकून से तामुल से, क्योंकि अब मैं कनेक्ट करूंगा आजा के जार्गन से, बहुत सुकून से सुनना क्योंकि आगे बुक में है ये सारी चीजें। वो कहता ये है कि आपने ऑडिट इसलिए करना होता है, एक तो ये हो गया टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर, और एक और चीज ताकि यूजर का जो डिसीजन है, वापस सुनिएगा, यूजर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो लिया गया है। अब ये टेक्निकल बात है, वापस से थोड़ा ब्रेक करके बताता हूँ। वो कहता है कि ऑडिट इसलिए भी करवाओ क्योंकि यूजर कौन है? शेयर होल्डर या बैंक। चलो बैंक की इजी एग्जांपल रखो, फिर शेयर होल्डर भी बताता हूँ। बैंक ये डिसाइड करेगा कि लोन दूं या कितना दूं लोन, वो डिसाइड करेगा क्या देख के? फाइनेंशियल्स देख के। वो कहता ही है कि ऑडिट इस तरीके से करो कि जो भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे जो लिया गया है, इसी बेस पे ले रहा है ना। हो सकता है कि अगर इसमें कोई चीज सही हो जाती तो वो ये डिसीजन ना लेता। पहले तो बात समझ आई। इसको हम कहते हैं दिस कुड इंपैक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस से रिपीट कर देता हूं, अंग्रेजी में तो याद करके आया हूं, सुनो। दिस कुड इंपैक्ट, बोलो दिस कुड द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, और इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब है पैसा लगाना। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब है या वो शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई मैं बिना वजह इतना मतलब पैसा लगा के बैठा हूं, यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगा दूंगा, यहाँ पे तो कमाई नहीं है। पर मैनेजमेंट क्या की जा रही है? सेल्स बुक की जा रही है, अपने बोनसेस लिए जा रही है, जबकि उसका कोई कंपनी से ताल्लुक नहीं है। पहले तो बात समझ आई, पक्की बात है। दोबारा बताऊं, इतनी मुश्किल से इंग्लिश बोली थी। अच्छा बिस्मा क्या बताऊं, दोबारा वापस से बोलो जी। ये तो देखो यही समस्या है ना, इन्होंने बोला सर हजारों एंट्रीज होती हैं, आप कैसे सब चेक कर लेंगे, कौन सी एश्योरेंस? पर इसमें से भी मैं तुम्हें रीजनेबल प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। मैं तुम्हें ईवाई के मॉडल्स तक दिखाऊंगा कैसे वो अलग अलग अनयूजुअल एंट्री निकाल के देगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा। डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर वाली बात देखो। अच्छा वापस सुनो भाई, एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर सही है जी, इन्वेस्टर शेयर होल्डर बोल रहा हूँ, शेयर होल्डर ने इस कंपनी में पैसे लगाए हैं, इसमें भी इसमें भी। अब वो ये देख रहा है कि ये जो मैं लेट्स से इंश्योरेंस का मैं ज्यादा ऑडिट करता हूँ, तो मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी है, वो बोल ये रहा है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस क्या होता है? पॉलिसीज बेचना, कि भाई अगर कोई कार वार डूबे तो आप आगे क्लेम ले जाइएगा। तो रेवेन्यू क्या है? प्रीमियम, और एक्सपेंस क्या है? क्लेम्स। रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है? क्लेम्स। अच्छा कंपनी क्या कर रही है? रेवेन्यू बुक किए जा रही है और रिसीवेबल बुक किए जा रही है। अच्छा अब वो शेयर होल्डर ये सोच रहा है कि भाई इस कंपनी में तो पैसे रहने देता हूं, यहां से विड्रॉ नहीं करता, वरना ये कंपनी वो बेच देता या डिसॉल्व कर देता। क्या उसका डिसीजन इंपैक्ट हुआ? किस बेस पे? वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे, क्योंकि वो ये देगी फाइनेंशियल्स है, क्योंकि हालात वाकया क्या बताते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ ये बात क्लियर। और एक और चीज, जैसे इसने कहा ना कि सर आप ऑडिट कैसे करते हैं इतनी चीजों का, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिसीवेबल देखता हूं ना, तो मैं मानता हूं उसकी एजिंग। एजिंग मतलब कौन सा रिसीवेबल कितना पुराना है। अब 2-3 साल पुराने रिसीवेबल आने तो मतलब वो कभी भी उसका मैं करवा देता हूँ प्रोविजन, उसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। खैर वो आगे ऑडिट की बात है, पहले मतलब यहाँ तक की कहानी क्लियर है। चले जी अब आगे। नहीं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं बट उसका ऑडिट नहीं होता, ऑडिट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो क्वार्टरली भी करवाती हैं, वो उनकी एडिशनल है, लॉ के हिसाब से क्या है एनुअल। सही है जी, वो हम आगे देखते हैं। पहले बताओ जानी यहाँ तक कोई सवाल? सर अगर क्वार्टरली होता है फिर तो ज्यादा एक्यूरेट होगा
क्वार्टरली होगा, पर ये हमें गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा ना जाने, गवर्नमेंट का तुम नहीं करा, वो तो हमसे पूछना पड़ेगा। मेरा तो फायदा ही है ना, हमें तो पैसे ही पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम ऑडिटर की साइड आ जाओगे ना, जी जाने। नहीं, फिर ऑडिटर का भी तो ऑडिट होता है, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, एओबी। जिस तरह वो सत्यान अच्छा देखो, हमारी गवर्नेंस कौन कर रहा है? एओबी, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। और मैं तुम्हें बताता हूँ ईवाई की गवर्नेंस कौन कौन करता है। आईकैप आके हमारा ऑडिट करता है कि हमने ऑडिट कैसे किया। आईकैप का ऑडिट भी फर्म करती है, पर वो उसके हिसाब किताब का करती है कि जो पैसे एंडोमेंट फंड वगैरह के आए हैं वो सही जगह यूटिलाइज हुए या नहीं हुए। पर आप बात समझे, आप सुनिएगा, सवाल अच्छा है। वो कह ही रहा है कि सर भाई, अगर वो कह रहे हैं कि भाई अगर ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी, आपने बोला कि भाई सही है, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, तो आपको कोई चेक करने के लिए नहीं है। बिल्कुल है, आईकैप मेरा ऑडिट करेगा, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड करेगा, ईवाई इंटरनेशनल आगे भी ऑडिट करती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। क्या कहते हैं? आपके ऊपर भी चाहिए, तो एक डर लगा रहता है कि भाई आपने ऑडिट तमीज से करना है, सही है जी, वरना लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। फास्ट में हो चुका है, केपीएमजी के पार्टनर को फायर कर दिया गया था, उसकी डिग्री ले ली गई, ही इज नो मोर सीए नाउ, सही है जी, ये 2 साल हो गए इसको, सही है जी। खैर अभी जैसे ग्रैंड थॉर्टन है जिसमें मैं पहले था, उसके दूसरे पार्टनर थे, पब्लिकली न्यूज़ है तो मैं बता भी सकता हूँ, वहाँ पे वो हैस्कॉल का ऑडिट करते थे। आप लोगों ने शायद हैस्कॉल का सुना होगा, नहीं सुना होगा। हैस्कॉल का ऑडिट करते थे तो वहाँ पे फ्रॉड निकला था, पर हमारी जब इंस्पेक्शन हुई, मतलब हमारी फर्म के उन पार्टनर की डॉक्यूमेंट्स की, तो शुगर की बात ये थी कि वो इनवॉइस जिसमें फ्रॉड था वो हमारे सैंपल में नहीं आई। सैम्पलिंग क्या है? आपने रैंडम बेसिस पे चीजें उठा के चेक की, बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, वो भी सिखाऊंगा कैसे सिलेक्शन होती है, वो मेरा काम है। पर अगर वो उसमें सैंपल में आ जाती और फिर भी मैंने इग्नोर की होती, तब किसकी बल्ली थी? ऑडिटर की, फिर गया वो। पर अगर वो सैंपल में नहीं आई तो मतलब नहीं है। आप बोलेंगे सर ऐसे सैंपल में नहीं आई, आपको कैसे पता? ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, वो ट्रैक रखते हैं कि हमने ये लेजर इसमें डंप किया था, वो ऑटोमेटिक निकाल देता था, तो आप उसमें से कुछ रिमूव नहीं कर सकते। वो हम बाद में सीखेंगे। पनिशमेंट नहीं होती, आपको प्यार से लेके जाएंगे जेल में और लगाएंगे, सही है। चले जी भाई, खैर सुने भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा के वास्ते मुझे पता है ऑडिट सीखने की जल्दी है, ऑडिट सीखेंगे तो पहले समझो तो सही ऑडिट होता क्या है। पहले बताओ ये बात क्लियर है, ऑडिट होता क्यों है? जल्दी। टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए जी आगे, अब फोकस के साथ। हाँ भाई, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ताकि वो क्या क्या ऑडिट कर ले? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, शामिल जानी बिल्कुल आगे की बातें नहीं करो, बिल्कुल। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? आगे बताऊं भाई, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप कहो तो मैं आज 200 बोल के शुरू कर दूं, नहीं, खुदा के वास्ते बातों बातों में खुद ही कवर हो रही है ना चीजें, तो आप सीक्वेंस में लेके चले उसको। चलिए जी, यानी अब तक हमने ये सीखा ऑडिट होता है क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। चलें जी आगे। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर के पास जा सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ बीओडी? क्योंकि गवर्नेंस की जिम्मेदारी किसकी है? शेयर होल्डर कहेगा बेटा पहले तू अप्रूव कर, फिर मेरे पास लेगा, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी डेवलप हो। क्लियर है? चलिए जी, अब सर आगे, अब हम बेसिकली प्रवेश करने वाले हैं, एंटर होने वाले हैं ऑडिट साइकिल के अंदर। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि मैं आपको आके ही ऑडिट की चीज़ें शुरू करा दूँ। आप पहले ये समझें, ऑडिट शुरू करने से पहले आपने कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। कोई बेवकूफ़ आपको आके बोले चलिए ऑडिट करके आते कंधे पे हाथ डाल के ले जाए, नहीं कर सकते आप। आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है, प्लीज़ खुदा के वास्ते सुनिएगा, हम एक एक चीज़ कनेक्ट करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। हम ऑडिट नहीं कर सकते, अभी भी नहीं लिख सकते। हसीब अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, सब बुक में लिखा हुआ है, बिला वजह जनरल ज़ाया करोगे, प्रेजेंटेशन दे दूंगा पूरी, चला के लेट के यूँ टिक टिक करना चलती रहेगी। तुम लोगों के लिए कर चुका हूँ जो काम, मैं सिर्फ कह रहा हूँ समझो, समझने में मसला नहीं होना चाहिए। बुक ले लोगे उस पर नोटिंग कर लेना, सही है जी। न्यू लेनी पड़ेगी, मैंने फिर बता रहा हूँ बच्चों, इंटायर बुक मैंने चेंज कर दी है और अल्लाह की कसम मैं ₹1 नहीं कमाता बुक से, सही है। जो है वो वहीं से भेज देता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छी बुक बनी हुई है टेलर मेड लेक्चर्स के हिसाब से, तो तुम उसका बेनिफिट दो ना, सही है। पुरानी बुक नहीं, अपनी ज़ात पे कुछ पैसे खर्च करो, इससे डबल रिटर्न हो जाएगा, पे बैक पीरियड कुछ ही महीनों में आ जाएगा।
बुक आ जाएगी इंशाल्लाह 26 तक, सही है। चलिए 26 तक आ जाएंगे, तब तक मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ जितने चैप्टर्स होते रहेंगे मैं आपको उसकी PDF दे दूंगा। कल की क्लास में मैं PDF पहले दे दूंगा ताकि आप उसमें से देख सकें, सही है। बुक की PDF की बात करें आगे। चलिए जी, मैं आपसे पूछूं, पहले जल्दी से बता दो खुदा के वास्ते, ऑडिट क्लियर है? ऑडिट होता क्यों है? क्लियर है? अब हम आते हैं ऑडिट साइकिल पे। कोई आपसे पूछे क्या ऑडिट आप फौरन दस्ती कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे सर मुझे पहले कुछ काम करने हैं जिसका नाम है क्लाइंट एक्सेप्टेंस कंटीन्यूअस प्रोसीजर। जरा इसमें फर्क करते हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस की बात यह है कि आपके पास पहली बार क्लाइंट आया है, आपके पास, यानी यूं कहें पहला कस्टमर जिससे आपका पहले कोई वाबस्तगी नहीं थी। ये क्यों हम सोच रहे हैं, जरा बात समझें। जब क्लाइंट आया मेरे पास, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कहते हैं कि आप पहले देखो कि क्या आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मेमन वाली अप्रोच, आने तो माल आ रहा है पैसा कमाएंगे क्या मसला है? नहीं, वो बोलता है यू नीड टू चेक आप इंडिपेंडेंट है या नहीं है। नहीं है ये बात समझ। वो कह रहा है यू नीड टू चेक बिफोर एक्सेप्टिंग द क्लाइंट कि आप लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वो कह रहे तो पहले ये करो भाई, आप नहीं कर सकते ऑडिट, पहले आप ये मेक श्योर करो कि आप इंडिपेंडेंट हो। उसके लिए बनाया गया कोड ऑफ एथिक्स। क्या बनाया गया? कोड ऑफ एथिक्स। वो भी पूरा हमारे कोर्स में कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स आपको बताता है ये चीजें होंगी तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स क्या बताएगा? ये चीजें होंगी तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो कह रहा है पहले इंसान का बच्चा बन के आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस की कुछ चीजें देख लें। उसको हम कहते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर परफॉर्म करना। क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वो प्रोसीजर क्या है? आप देख लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है उस कंपनी में। लेट्स से EY में मैं काम कर रहा हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, वो कंपनी अब मेरे पास ऑडिट के लिए आ गई, तो पार्टनर मुझसे पूछता है कि हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी? मैं बोलता हूं नो। मैं पूछता हूं हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी? तो बोलता दिमाग खराब है तेरा, मैं तेरे से पूछूं तो मुझसे पूछ रहा है। मेरा साइन आपको करना है, आपका थ्रेट ज्यादा है, मेरा थ्रेट कम है। तो बोलता है नहीं भाई मेरे पास नहीं है, वरना मैं इसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं EY में क्या होता है। EY में होता ये है कि हमारी क्वार्टरली इंडिपेंडेंट साइन होती है। वो हमें बोलता है कि भाई डिक्लेयर योर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच यू हैव मेड इन एनी कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो बोलता है आप डिक्लेयर करें। वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम, बोलता है डिक्लेयर करें आप कि आपने किस किस कंपनी में क्या क्या इन्वेस्टमेंट की भी है और कौन कौन सी कंपनी में आपके रिलेटिव्स, भाई बहन, फूफा चाचा सब जो है वो काम कर रहे हैं। इससे क्या इंश्योर होता है? इंडिपेंडेंस। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पार्टनर जो असलान खालिद हैं, वो जब मुझे क्लाइंट असाइन करेंगे ना सिस्टम पे, वो उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों? इंडिपेंडेंस का मतलब है, या अब देखो लेट्स से अगर हमारी बेगम वहां पे CFO लगी हुई है जिस कंपनी का है, तो शेयर्स को तो बेचने को तो बोल सकता है, वो तलाक को नहीं बोलेगा तलाक दे दे। या तो इससे अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो देखो इसके सेफगार्ड्स हैं। सेफगार्ड्स क्या? क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है। वो बोलता है देखो आप इंडिपेंडेंट हो, आपके शेयर्स हैं या नहीं है। शेयर्स है तो मैक्सिमम मुझे क्या करना पड़ेगा शेयर्स को, या तो वो बोलेगा भाई आप नहीं किसी और से ऑडिट करवाऊंगा मैं, यानी फर्म में दूसरा मैनेजर, फिर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो थ्रेट है ये क्या हो जाएगा? कम नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। कम नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। अब हमारी बेगम वहां पे CFO तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ? क्यों? इंडिपेंडेंट नहीं हो भाई, मैं तो ऐसी बात है इन्फ्लुएंस में आऊंगा, मैं सही ऑडिट नहीं करूंगा। पहले बताओ पहली चीज समझ आती है क्लाइंट एक्सेप्टेंस की। तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस, अच्छा फिर आगे कंटीन्यूअस भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 1 साल आपने ऑडिट कर लिया, ना आपका वहां पे कोई फैमिली मेंबर था, ना आपके कोई शेयर्स थे, हुआ ये कि अब्बा की जॉब लग गई वहां पे, तो क्या अगले साल फिर ये चीजें करूंगा या नहीं करूंगा? तो अब ये एक्सेप्टेंस में आएगा, कंटीन्यूअस में आएगा। वो कह रहा है आपने 1 साल का ऑडिट कर लिया, जनवरी 1, 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022, ये ऑडिट करके आपने साइड में लगा दिया। अब आप अगले 2023 का ऑडिट करोगे, क्या 2023 के लिए उस ऑडिट को कंटिन्यू करने के लिए क्या वापस से वही काम करना है? पर उस काम को मैं क्या कहूंगा? क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर या क्लाइंट कंटीन्यूअस प्रोसीजर्स? तो कंटीन्यूअस क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर हम ही पहले कर चुके हैं, मुझे इसको क्या करना है? पर अब अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या आप इसको कंटिन्यू करने के लायक हैं भी या नहीं। पहले बताओ ये बात क्लियर है? तो सर सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले ये समझें, एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपने देखनी है। एग्जांपल में पार्टनर डज नॉट हैव एनी शेयर्स ऑफ द क्लाइंट और पार्टनर डज नॉट हैव एनी रिलेटिव इन द क्लाइंट, वरना ये हालत होगी जो आपके सामने है। सही है जी? अब आगे सुनो,
क्लाइंट एक्सेप्टेंस यहां तक महदूद नहीं है, वो कहता ये है कि जिस कंपनी का तुम ऑडिट एक्सेप्ट करने जा रहे हो ना, उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करो। उसकी आपको ये पता लगा उसके डायरेक्टर्स पे नैब की केसेस चल रहे हैं, बात समझे आपको पता लगा कि जिस कंपनी का आप लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उनके डायरेक्टर्स पे नैब के केसेस चल रहे हैं, मुझे लगता है तुम लोगों को ऑडिट कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। क्यों नहीं, ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, मसला ये है, अब देखो ऑडिटर क्या दिमाग है वो, इसलिए नहीं कर सकता मैं ऑडिट जानी, सोचने की बात है, जिसको गवर्नेंस दी गई है वही चोर है। नहीं ये बात समझ भाई, जिसको गवर्नेंस दी गई है क्योंकि इसका शेयर होल्डर ही ज़रदारी है, वो किस आसर में बैठा हुआ ज़रदारी बाबू, वो कह रहे हैं सॉरी भाई अगर मतलब उठा नहीं लेना, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों को, वो इस चक्कर में बैठा हुआ है, वो इस चक्कर में समझिएगा, वो इस चक्कर में बैठा हुआ है कि भाई कंपनी की सेल हवा में जाएगी, ईपीएस ऊपर जाएगी, शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, किसी और शेयर होल्डर को बेच दूंगा, ये पैसे लेके हो गया शार्ट, ये पैसे हो गया लेके। अब मुझे बताओ मसला किसके लिए हो गया, नए शेयर होल्डर के लिए, मसला किसके लिए हो गया। तो ये आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कंपनी हो ना उसको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करो, क्योंकि अगर तुमने ऑडिट एक्सेप्ट किया तो उसकी तो बाद में लगेंगे, पहले तुम्हें पता जाएगा कि तुमने ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट क्यों किया, और दिस इज बेसिकली टेक्निकली अ पेनलाइजेशन टू दोस कंपनी जिसने गवर्नेंस ऐसी रखी हुई है, उसका कोई ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ईवाई में अगर आज भी मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है ना, उसकी खतरनाक बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके डायरेक्टर्स की केसेस देखे जाते हैं कि क्या उस पर कोई केस है या नहीं, ये सारी चीजें आपको सिविल कोड की साइट में मिल जाती हैं, क्योंकि अब तो एडवांस हाईटेक टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, सब पता लग रहा होता है, और हमारा डिपार्टमेंट है जो सारी चीजें गैदर कर रहा होता है। बट खैर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लाजमी है या नहीं है। अब यार बेवकूफी ये होती है, मैं बोलता हूँ ऑडिट करते हैं, भाई पहले ये तो देख लो ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले हमने बोला ऑडिट होता है क्या, फिर हमने बोला ऑडिट करवाया क्यों जाता है, फिर मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट शुरू कर सकता हूँ, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटीन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करूँ, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटीन्यूअस। अच्छा क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटीन्यूअस में क्या सीन है, पहला एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किसकी, क्लाइंट, और क्लाइंट के सीनियर एम्प्लॉइज की, सीनियर मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं वहां पे पेन घूमने आ रहा था तो मैंने गोली मारने में देखा था, बोला तेरे को चिपकाता हूँ, आज कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा एक तो चीज़ है, एक तो सवाल है, फिर उसको आगे लेके चलते हैं। जब कोई ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उसका ऑडिट होगा कैसे सर भाई, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि उसका जब कोई ऑडिट नहीं करेगा तो वो अल्टीमेटली खुद ब खुद कंपनी सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और आपने ऑडिटेड एसेट्स जमा करवाने होते हैं, वरना वो पूछेगा भाई क्यों नहीं हो रहा ऑडिट, तो जवाब क्या आएगा, इस ऑडिटर ने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया, फिर हमसे पूछेंगे आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, हम बोलेंगे ये रीजन है, तो क्या वो अल्टीमेटली खुद ब खुद के सामने आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल प्रोसेस की ये बनाया गया जानबूझ के। क्लियर है, तुम लोगों को सिंपैथी क्यों है भाई कंपनी को, बोले ऑडिट कौन करेगा, अब भाई तुम अपनी सोचो ना कि तुम ऑडिटर हो। अच्छा अगर मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता, बल्ली किसकी है, क्यों, क्योंकि आपने ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है जो कि आपको पता है कि उसमें सब गलत होगा, सब मिले हुए होंगे जो कि कभी सही नहीं हो सकता। आपको अच्छा पहले दिन पे पता है कि सब गलत है तो क्या लिखोगे, रीजनेबल एश्योरेंस। तो जब पहले दिन पे पता है तो क्या ऑडिट एक्सेप्ट करना फिजिबल है या नहीं है, नहीं है, नहीं करूंगा सर एक्सेप्ट, तो कोई तो करेगा ऑडिट, तू अबे नहीं करेगा कोई करेगा। फिर देखो फिर इसमें लॉ का प्रोविजन है कि एससीसीपी अपॉइंट करता है, तो एससीसीपी, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर एससीसीपी मुझे कहना तू कर दो, मैं बोलूंगा तू कह रहा तो इसलिए कर रहा हूं, मेरी कोई बल्ली नहीं है। अच्छा कल को कुछ निकला भी, मैं क्या बोलूंगा, तुमने बोला था, बात समझ आती है। दिस इज कॉल्ड ऑडिटर अपॉइंटेड बाय रेगुलेटर, दिस इज कॉल्ड ऑडिटर अपॉइंटेड बाय, मैंने तो नहीं एक्सेप्ट किया था, मुझे किसने अपॉइंट किया। चलो अब एक फर्क रखते हैं, समझो एक बात को, वैसे ऑडिटर अपॉइंट करता है शेयर होल्डर, वैसे अपॉइंट करता है शेयर होल्डर। इस मेरी वाली एग्जांपल में ज़रदारी था, तुम बोलो कि करूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं है, एससीसीपी तुम्हें बोल रहा है करो, फिर करेंगे क्यों, मजबूरी है। अच्छा कल को कुछ निकला भी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया,
बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ ऑडिट वर्क्स। क्लियर है? फिर मैं पूछ रहा हूँ कि ऑडिट करना शुरू कर ले या कि एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं? अच्छा, ये पूरे अलग चैप्टर्स हैं। चलिए जी, कहाँ से की डिसॉल्व हो जाएगी ऐसी कंपनी? नहीं भाई, अभी मैंने पूरी एग्जांपल दे दी, पर पहले यहाँ तक बताओ आप सब, ये बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी से जानिए। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता दें कि डायरेक्टर आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड, नॉन नैब और एफबीआई केसेस, ये सारी चीजें। अब एक और चीज आपने कहा, भाई एक मिनट रुक जाओ, मेरे मौलवी के साथ चलते हैं, एक मिनट रुक जाओ बस जानू प्लीज। 10 मिनट रह गए, 15 मिनट और 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, ये प्रॉमिस। इधर आप मुझे एक बात बताओ, तीसरी चीज आ रही है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस प्रोसीजर के अंदर कि आप अपनी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज को चेक करें। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर जैसे 2020 में रिसेंटली क्वालिफाई हुआ जनवरी में, मैं एचबीएल को कह रहा हूँ मैं तुम्हारा ऑडिट कर दूंगा, हबीब बैंक 1800 ब्रांचेस हैं, क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली? क्यों? कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर यही ईवाई गए, केपीएमजी गए, फर्गूसन गए, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलो एक और चीज, इसकी एग्जांपल सुनो। वो कह रहा है कि भाई सही है, तुम इंडिपेंडेंट हो, मान लिया, क्लाइंट पे कोई मसला नहीं है, मान लिया। तुम ये देखो कि तुम्हारी औकात भी है सिर्फ क्लाइंट को ऑडिट करने की या नहीं, क्योंकि अगर देखो मेरी बात सुनो, 1800 ब्रांचेस हैं, उसकी ऑडिट अप्रोच तुम्हारे पास स्टाफ ही नहीं, कहां से लाओगे? तो तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही तरीके से चेक नहीं कर पाओगे, अश्योरेंस क्या रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो एवन मैं तुम्हें भी एग्जांपल देता हूं, केपीएमजी ने इस बार कोई मल्टीपल हायरिंग्स की हैं, हद से ज्यादा हायरिंग्स की हैं, सिर्फ इसलिए कि उसके बाद बैंक्स के ऑडिट आ रहे थे, उसने अपनी कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए किया। अगर उसके पास स्टाफ नहीं होता, क्या वो ऑडिट कर पाती? क्यों? रीजन? चलो एक और भी चीज सुनाता हूँ। पार्टनर है, पार्टनर के पास बैंकिंग का 25 साल का एक्सपीरियंस है, पर नीचे उसने जो मैनेजर लगाया ना, वो शुगर मिल्स का ऑडिट करके आया हुआ, और उसके पास नीचे कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको बैंकिंग की नॉलेज हो। क्या वो ऑडिट कर पाएगा? सर दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट, उसने सीए किया है, बट वो केपेबल नहीं है, क्योंकि उसके पास उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। पहले बताओ, ये बात समझ आ रही है कि बिफोर एक्सेप्टिंग क्लाइंट, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब किसी क्लाइंट को अपने सिस्टम में एंटर करता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटेड है आजकल सब, बिफोर में आपको ये बड़ा मजा मिलेगा, वो आपसे पूछे क्लाइंट का नाम डाल दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल सबको डलवाएगा। वो बोलेगा पहले बताओ कि तुम्हारी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिसका इतना एक्सपीरियंस है। आप तो झूठ मूठ डाल देंगे वहां पर, वो बोलेगा अपनी सीवी, अपनी क्वालिफिकेशन डालो, उसको इंडिपेंडेंटली ग्लोबल मॉनिटर करता है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्लाइंट बिकॉज, रीजन बताओ, not capable of doing audit because we don't have sufficient competencies for performing audit। पहले तो बात क्लियर है? यानी अब कोई तुमसे पूछे, एग्जाम में सवाल आ जाए, आप इंडिपेंडेंट हैं, चेक। दूसरा, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्लियर है, चेक। ऑडिट कर सकते हो? व्हाट वी नीड टू चेक? कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। अब हम अपनी बात कर रहे हैं क्लाइंट की? अपनी बात कर रहे हैं। सर वो यही कह रहा है कि आप ये देखें, ऑडिटर हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री इन विच क्लाइंट ऑपरेट्स। पहले तो बात क्लियर है? तो सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमने ये सारी चीजें डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़नी है? एथिक्स के अंदर। तो सर आज की क्लास को यहीं रखते हैं। होपफुली आपने समझा होगा कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट होता क्यों है। सही है, ये मिलता है अगली क्लास में। अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कल ही है रिस्क, जिसमें सिखाऊंगा असल में ऑडिट शुरू कैसे होता है। मिलते हैं जी अगली क्लास में।